नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनवीरा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं राकेश चौहान आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नई सीरीज़ यानी पार्ट सेकंड, लाइट यानी प्रकाश हमारे चल रहा था। पहले पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि प्रकाश क्या होता है, उसके सामान्य गुणधर्म पढ़े कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है। तो हमने पढ़ा था निर्वात में होती है और लगभग ठोसों में नगण्य होती है। फिर हमने पढ़ा था प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत जो अलग अलग वैज्ञानिक आए थे। उन्होंने बताया था कि कोई प्रकाश है जो कण के रूप में हो सकता है, तरंग के रूप में हो सकता है, क्वांटा के रूप में हो सकता है यानी फोटोन के रूप में हो सकता है। अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग मत थे। फिर हमने पढ़ा था प्रकाश से संबंधित कुछ घटनाएं, जिसमें से दो घटनाएं हमने पढ़ ली थी, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और फिर हमने पढ़ा था प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परावर्तन होता है केवल एक माध्यम में, ध्यान रखना परावर्तन की घटना केवल एक ही माध्यम में होती है, क्योंकि प्रकाश की किरण एक माध्यम से चल के दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को हमने कहा था परावर्तन। फिर हमने पढ़ा था अपवर्तन। अपवर्तन के लिए दो माध्यम की आवश्यकता है। अपवर्तन दो प्रकार से हो सकता है, जब किरण विरल से सघन में और सघन से विरल में प्रवेश करती है। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो किस ओर मुड़ती है, तो अभिलंब की ओर, और सघन से विरल में अभिलंब से दूर हटती है। तो ये ध्यान रखना। और अपवर्तन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण कल रह गए थे कि अपवर्तन के कारण क्या क्या होता है। तो पहला है रात्रि में तारों का टिमटिमाना। ये किसके कारण है? प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन के कारण। और कोई भी वस्तु अगर पानी में डूबी हुई है, जैसे पेंसिल दे सकता है आपको, यहाँ एग्जाम में पूछा गया नींबू ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, अगर पूछेगा नींबू का तो ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, और पेंसिल का पूछेगा तो पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना। किसके कारण है? तो कारण याद रखना, अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण, क्योंकि पानी में अलग मीडियम होता है और बाहर अलग मीडियम होता है। जब प्रकाश की किरण मीडियम चेंज होगी तो अभिलंब की ओर या अभिलंब से दूर हटेगी। इसी कारण, यानी ये कारण क्या है, इसे बोलते हैं हम अपवर्तन। तो इन्हीं के कारण जो ये घटनाएं होती है। तो आपने कभी देखा होगा तालाब में मछली का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ये तो आम उदाहरण है, पूछा जा सकता है। और सूर्योदय से कुछ पहले दिखाई देना और सूर्योदय के कुछ समय बाद तक दिखाई देना, ये भी एक किसका कारण है? अपवर्तन के कारण ये होता है। यानी अपवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण चार उदाहरण याद रखने हैं आपको कि पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, या किसी पात्र में पेंसिल रखी हुई है, या सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, अपवर्तन के कारण। मैं बात करूं आगे हम आज पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी से रिलेटेड है। प्रकाश की दो घटनाएं हमने पढ़ ली है, तीसरी घटनाएं आज हम पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके जो महत्वपूर्ण उदाहरण पूछे जाते हैं अक्सर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, हीरा हमने कार्बन वाले चैप्टर में पढ़ा था, हीरे का चमकना, तो उसका आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये एक महत्वपूर्ण घटना है। टोटली इंटरनल रिफ्रैक्शन यानी परावर्तन, रिफ्लेक्शन सॉरी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पहला ही क्वेश्चन उठता है कि इनके लिए क्या क्या शर्तें आवश्यक है, यानी ये घटना कब होगी। तो हमेशा ध्यान रखना, ये घटना कोई भी प्रकाश की किरण, पहली घटना ये कब होगी, जब प्रकाश, ध्यान देना महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा गया है, प्रकाश की किरण हमेशा किससे होनी चाहिए? प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, सघन माध्यम होना चाहिए पहले, और सघन से कहाँ जानी चाहिए? सघन माध्यम से कहाँ जानी चाहिए? विरल माध्यम में, विरल माध्यम में। पहली शर्त यह है कि प्रकाश की जो किरण है
सघन माध्यम से होती हुई विरल माध्यम में जानी चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है, क्रांतिक कोण से रिलेटेड है, जो मैं ये सिद्ध करूंगा तब वहां बताऊंगा अभी इसी क्लास में। तो मैं बात करूं ये घटना कैसे होती है, जरा ध्यान देना। तो यहां पे ये कोई पृथककारी पृष्ठ है। अगर आप कंटिन्यू हमारे साथ हैं तो इसका पता है कि पृथककारी पृष्ठ यानी दो माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ। तो यहां पे मैं मान लेता हूं ये जो नीचे वाला माध्यम है बच्चों, वो है एक सघन माध्यम। क्या है? सघन माध्यम। सघन माध्यम है तो इसमें मैं मान लेता हूं पानी मान लेता हूं। यह एक सघन माध्यम है और आपको पता है यहां है अभिलंब। यहां क्या है? अभिलंब। और कोई प्रकाश की किरण, पहली शर्त के अनुसार प्रकाश की किरण सघन माध्यम से कहाँ जानी चाहिए? विरल माध्यम में। तो यहाँ है जो विरल है और यहाँ है जो क्या है? सघन। क्या है? सघन और ऊपर है विरल। तो प्रकाश की किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कहाँ से यानी सघन माध्यम से होती हुई कहाँ जानी चाहिए? विरल माध्यम में। तो यहाँ से प्रकाश की किरण आई, प्रकाश की किरण यानी आपतित किरण, तो सघन से विरल, इसीलिए हमने पहले पढ़ा है अपवर्तन। तो जब भी कोई किरण सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब की ओर होगी या अभिलंब से दूर? तो अभिलंब से क्या होगी? दूर होगी, यानी जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन थोड़ी क्या हो जाएगी? ऐसे आ जाएगी। जानी तो चाहिए थी सीधी। यहाँ पे जो ये आपतन कोण आई, आपतन कोण आई और ये हो जाएगा परावर्तन कोण आर। क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण आर। यानी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है तो अभिलंब से दूर हट रही है। ये है हमारा अभिलंब। क्या है? अभिलंब। ठीक उसी प्रकार ध्यान देना, यहां से किरण आई, इसके कारण अभिलंब से ये दूर हटी, तो मैं धीरे धीरे इस कोण का मान चेंज कर रहा हूं। आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण को धीरे धीरे बढ़ा के 90 कर रहा हूं। आपतन कोण को बढ़ा रहा हूं, यह है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में मैंने क्या किया? ये जो आपतन कोण है उसको थोड़ा सा परिवर्तन किया, आपतन कोण के मान में थोड़ा सा परिवर्तन किया। जैसे जैसे इसको इधर लाओगे ये वाला कोण बढ़ेगा, यानी धीरे धीरे दूसरी कंडीशन में मैं मान लेता हूं जो बढ़ाने के कारण ये इसके समांतर हो गई। इस पृथककारी पृष्ठ के समांतर कौन हो गई? परावर्तित किरण। कौन हो गई? परावर्तित किरण। तो यहां जो 90 डिग्री एंगल बना, 90 डिग्री एंगल, उसे ही कहते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण यानी आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण यानी इसको परिवर्तन करने पर आपतन कोण का वह मान जहां परावर्तित किरण अभिलंब के साथ 90 डिग्री के कोण से समांतर चलने लगती है। किसके? पृथककारी पृष्ठ से। तो उस मान को कहते हैं क्रांतिक कोण। जो ये 90 डिग्री है उसको बोला जाता है क्रांतिक कोण। इसे व्यक्त करते हैं QC से। तो यानी आपतन कोण का वह चरम मान यानी आखिरी मान जिस पर ये वाला कोण इसके साथ 90 डिग्री का कोण बना ले, उस स्थिति को कहते हैं क्रांतिक कोण। यानी जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है लेकिन उस माध्यम में प्रवेश नहीं करे और उस पृथककारी पृष्ठ के समांतर निकल जाए, उसके साथ साथ निकल जाए समांतर, तो जब ये इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनेगा उसी स्थिति को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण। अगर मैं क्या करूं, इसको और बढ़ाया जाए, इस नीचे वाले के साथ और परिवर्तन किया जाए, यानी ये हमारा माध्यम है, मीडियम है जो अभी सघन है, इसकी कंडीशन समझना जरूरी है और इसके उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको केवल परिभाषा याद रखनी है और इसके उदाहरण याद रखने हैं, लेकिन ये कैसे होता है एक्चुअली वो भी ध्यान दें। तो इसके मान को मैं थोड़ा सा और परिवर्तन करूंगा, थोड़ा सा और परिवर्तन किया, जिसके कारण वह किरण सघन माध्यम में जाए बिना, यानी इस माध्यम में जाती नहीं है, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को बोला जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
यानी एक बार फिर बता देता हूं, लैंग्वेज को ध्यान से सुनना। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो हम जानते हैं अभिलंब से दूर हटती है। अभिलंब से दूर हटी, जानी तो चाहिए थी सीधी, लेकिन अभिलंब से दूर मीडियम चेंज हुआ। सघन से विरल में हमने पढ़ा अपवर्तन में। तो आपतन किरण, आपतित किरण में आपतन कोण के मान में परिवर्तन करने पर एक समय ऐसा आया जो परावर्तित किरण है मुख्य अक्ष के समांतर और अभिलंब के लंबवत 90 डिग्री हो गया ये दोनों के बीच, तो इस स्थिति को बोला जाता है क्रांतिक कोण। अब ध्यान देना, कोई भी परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा? पहली शर्त तो ये रही। दूसरी और इंपॉर्टेंट शर्त क्या है कि जो आपतन कोण का मान है, आपतन कोण का मान ये वाला है, इससे हमेशा अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। तो इस पूरी घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब मैं बात करूं इसके महत्वपूर्ण उदाहरण की, उसी से क्वेश्चन आते हैं आपके, सीधा पूछ लिया जाता है हीरे का चमकना किसके कारण होता है? तो प्रकाश की कौन सी घटना है जो हीरे का चमकना? पहला उदाहरण बता रहा हूं मैं, हीरे का चमकना, हीरे का चमकना। दूसरा, आपने नाम सुना होगा एंडोस्कोपी, पूछा गया एग्जाम में, एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। इसी सिद्धांत का अर्थ ये हुआ पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एंडोस्कोपी शरीर के आंतरिक भागों को देखने के लिए चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग करने वाला एक यंत्र या एक मशीन बोल सकते हो। एंडोस्कोपी पूछा जाता है, एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो आपका आंसर होना चाहिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मैं बात करूं तीसरा उदाहरण इसका, जो रेगिस्तान में मृग तृष्णा, ये मृग तृष्णा क्या होती है? जैसे आपको दूर रोड पे ऐसा पानी दिखाई देता है, ये आभासी पानी दिखाई देता है, ये घटना कौन सी है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। रेगिस्तान में एक प्यासी हिरण को दूर दूर तक पानी नहीं मिलता है, लेकिन उसे ऐसी आस होती है कि वहाँ पानी है, लेकिन वहाँ कौन सी घटना के कारण ऐसा होता है? आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इसीलिए मृग का अर्थ है हिरण, तृष्णा यानी उसको प्यास लगी होती है, ऐसा पानी नजर आता है, इसीलिए रेगिस्तान में मृग तृष्णा का दिखाई देना या मरीचिका बोला जाता है। अगला उदाहरण है आपके कांच में पड़ी दरार का चमकना। अगला उदाहरण भी इंपॉर्टेंट है, कांच में पड़ी दरार का चमकना, दरारें का चमकना। यानी अगर मैं बात करूं तो कांच का टुकड़ा अगर कहीं टूटा हुआ पड़ा है तो बहुत शाइनिंग करता है, चमकता है, क्योंकि प्रकाश की किरण उस पर जाती है, वापस उसी माध्यम में लौट आती है, सघन से जाती है, वापस सघन में आ जाती है। तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, जो आपके अगला उदाहरण है, पानी में बुलबुले का चमकदार दिखाई देना, वेरी इंपॉर्टेंट। पानी में वायु का बुलबुला, ये पूछा गया है, वायु का बुलबुला चमकदार दिखाई देना, ये भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, महत्वपूर्ण उदाहरण में काउंट होता है बुलबुला का चमकदार दिखाई देना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रकाशिक तंतु अंग्रेजी में पूछ लिया गया एक बार, ऑप्टिकल फाइबर। तो आपको याद रखना, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पे कार्य करता है? यही किस पे कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। और एक महत्वपूर्ण याद रखना, एंडोस्कोपी। आगे आपके उदाहरण देख रखा है सजावटी लैंपों का चमकना, यानी ये भी इसी सिद्धांत पे कार्य करती है। आगे आपके दे रखा है
कांच टूटने पर सतह चमकदार, ये सब पढ़ लिया हमने। एंडोस्कोपी एक महत्वपूर्ण माना जाता है, इसका उदाहरण। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में हमने विशेष पूरा डिटेल से पढ़ लिया कि ये सघन से विरल में जाएगा तभी होगा। और इसके जो उदाहरण है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये पूछा जाता है अक्सर, हीरे का चमकना, आप इनको प्रकाश की किस घटना के कारण, तो आपका आंसर होना चाहिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और एंडोस्कोपी वाला एक नया एग्जाम्पल है। एंडोस्कोपी जो शरीर में आंतरिक भागों की जांच करने के लिए चिकित्सा क्षेत्र में उपयोगी की जाने वाली एक मशीन या उपकरण बोल सकते हो आप। ये कार्य करती है इस सिद्धांत पे। और मैं बात करूं रेगिस्तान या सड़कों पे ले लो, मृग तर्सना यानी पानी दिखाई देना, आभासी पानी, ये भी किसके कारण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और जो कांच में पड़ी दरारों का चमकना या कांच का टुकड़ा चमकीला दिखाई देना, पानी में वायु का बुलबुला चमकना, किसके कारण है? टोटली यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और जो ऑप्टिकल फाइबर है, प्रकाशिक तंतु है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है? वो भी कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे। और सजावटी लैंपों में भी क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो अब हम बढ़ते हैं प्रकाश से संबंधित चौथी घटना, और यह भी एक महत्वपूर्ण घटना है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जिसे बोला जाता है वर्ण विक्षेपण का अन्य नाम एग्जाम में पूछा जाता है परिक्षेपण। तो यहाँ से वर्ण यानी वर्ण होते हैं 7 प्रकाश में अगर पूछा जाए, विक्षेपण यानी बिखरना, 7 रंगों में टूटना। यानी प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म पर आपतित हो तो अपने मूल 7 रंगों में टूट जाती है। मूल प्रकाश है यानी श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, इतना सा क्वेश्चन भी पूछा गया है। 7 रंगों से मिलकर एक श्वेत प्रकाश की किरण बनती है, और श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर आपतित होती है। अगर उसके सामने वापस एक उल्टा प्रिज्म लगा दिया जाए तो पुनः वापस श्वेत प्रकाश प्राप्त हो सकती है। इसीलिए प्रिज्म पर प्रकाश की किरणों का विक्षेपण और पुनः प्रिज्म द्वारा प्रकाश की किरण वापस प्राप्त करना, यह एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसे आप केमिस्ट्री यानी रासायनिक परिवर्तन में नहीं ले सकते हो। तो इसको समझने से पहले आपको एक प्रिज्म, ये कोई कांच का एक प्रिज्म होता है, ये है हमारे पास प्रिज्म। मैंने मान लिया A, B और C। यहाँ से कोई श्वेत प्रकाश की किरण इस प्रिज्म पर आपतित हुई तो इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन हम जानते हैं माध्यम चेंज हुआ, मीडियम चेंज होते ही प्रकाश की किरण अपने पथ से क्या हो गई? विचलित। और कितने रंगों में विभक्त हो गई? 7 रंगों में। कितने रंगों में? 7 रंगों में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रंग में कौन किसका प्रकीर्णन कम है, किसका प्रकीर्णन अधिक है। तरंगदैर्ध्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं बात करूं, यहाँ जो सबसे ऊपर ये वाला रंग होता है उसे लाल रंग होता है। कौन सा रंग होता है? लाल रंग। और जो सबसे आखिर में यहाँ पे होगा वो होगा बैंगनी रंग। कौन सा रंग होगा? बैंगनी रंग। और लाल के जस्ट बाद दूसरा कौन सा होगा? नारंगी रंग। कौन सा रंग होगा? ये क्रम याद रखना, क्रम से भी पूछा जा सकता है, क्रम के आधार पे जमाइए। लाल के बाद नारंगी और नारंगी के बाद पीला, ये 3 हो गए। और 3 के बाद चौथा आपको हरा याद रखना है, और ये जो 5वां आपको याद रखना है नीला, और ये जो 6ठा है आपको याद रखना है आसमानी। इसे बोला जाता है जामुनी। आसमानी को क्या कहते हैं? जामुनी। और क्या कह सकते हैं? जामुनी। ये 7 रंग है। इसमें क्या क्या चेंजेज होंगे जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे? जब नीचे से ऊपर जाएंगे, ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ होगा तरंगदैर्ध्य की मैं बात करूं, अगर यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तरंगदैर्ध्य की बात करूं तो यहाँ जो सबसे ऊपर लाल है तो उसका तरंगदैर्ध्य लगभग 7800 एंगस्ट्रॉम, तरंगदैर्ध्य का मात्रक, लंबाई का मात्रक ले सकते हो आप। और यहाँ जो सबसे नीचे बैंगनी है उनका लगभग 3900 एंगस्ट्रॉम। यह आता है दृश्य प्रकाश की श्रेणी में। यहाँ से यहाँ तक दृश्य प्रकाश की श्रेणी आती है।
जैसे जैसे इधर जाओगे तो तरंग दैर्ध्य क्या होता है बच्चों, बढ़ रहा है, हम साफ जाहिर हो रहा है। या 3900 तरंग दैर्ध्य किसका है, बैंगनी का, और तरंग दैर्ध्य 7800 किसका है, लाल का। तो पहला ही क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य, पहला क्वेश्चन, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य कितना है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है, पहला पॉइंट और पहला ही क्वेश्चन, सर्वाधिक होता है और कितना है वो लिख दो, 7800 एंगस्ट्रॉम। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है किस रंग का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है। जब लाल का सर्वाधिक है तो दूसरा सबसे कम सबसे अधिक, यही क्वेश्चन बनते हैं। तो जो है बैंगनी रंग का, बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है, न्यूनतम होता है। एक बात और, अगला पांचवा हम प्रकाश से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे, प्रकीर्णन। यहाँ पे ये विक्षेपण है। प्रकीर्णन का अर्थ है जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी अन्य धूल के खुरदरे कणों से टकराती है, अपने रंगों में विभक्त होती है, लेकिन यहाँ पे ये विशेष एक प्रिज्म से टकराने के बाद 7 रंगों में विभक्त होती है। तो मैं बात करूं, जैसे जैसे इधर आएंगे, जैसे जैसे यहाँ से यहाँ बढ़ेंगे, जो प्रकीर्णन है, दूसरा पॉइंट आपको याद करना, प्रकीर्णन क्या होगा, घटेगा, प्रकीर्णन कम होगा, कम होगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रकीर्णन सर्वाधिक है, सबसे नीचे सर्वाधिक प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का अर्थ होता है फैलना अपने मूल रंगों में। तो यहाँ पे तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि जो लाल रंग है, लाल रंग का प्रकीर्णन, लाल रंग का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, न्यूनतम होता है। यानी जो लाल रंग है अपने फैलती नहीं है, जब फैलेगी नहीं तो हमें आसानी से वो लाल रंग दिखाई देगा। इसीलिए खतरे की लाइटें लाल रंग की बनाई जाती है। जो सड़कों पे जंप, गाड़ी को अवरोध, गाड़ी की स्पीड को अवरोध करने के लिए जो जंप लगाए जाते हैं उसमें लाल लाइट लगाई जाती है, क्योंकि उसका प्रकीर्णन होगा ही नहीं, वो अपने रंगों में टूटेगी ही नहीं। यानी तब हमें केवल एक लाल रंग दिखाई देगा, अगर वो टूट जाएगी तो कलर दिखाई नहीं देगा। इसीलिए लाल रंग ज़्यादा दिखाई देता है कोहरे वगैरह में, और उसके ऊपर हेडलाइट के ऊपर एक पीली पट्टी भी चिपकाई जा सकती है। तो लाल रंग का प्रकीर्णन न्यूनतम होगा। और बात करूं बैंगनी रंग का, बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है। जब बैंगनी रंग का प्रकीर्णन पूरी तरह से फैल जाएगा, बैंगनी रंग दिखाई ही नहीं देगा। दिखाई कौन देगा, लाल रंग। तो लाल रंग की खतरे की लाइटें क्यों, क्योंकि उसका प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। एक तो ये कारण बता सकते हो, दूसरा ऑप्शन में मिल सकता है कि उसका तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है, दूसरा पॉइंट ये। अब इसी से रिलेटेड एक विचलन के लिए क्वेश्चन निकलता है, जो लाल रंग है, लाल रंग का विचलन, लाल रंग का विचलन न्यूनतम, न्यूनतम, लाल रंग का विचलन न्यूनतम कैसे, यहाँ पे विचलन बोलते हैं मुड़ाव को। जैसे 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 सबसे नीचे वाली आएगी उसमें मुड़ाव ज्यादा होगा। तो बैंगनी रंग का विचलन क्या होगा, बैंगनी रंग का विचलन होगा वो क्या होगा, विचलन होगा वो सर्वाधिक होगा। बैंगनी रंग का जो भी विचलन होगा वो क्या होगा, सर्वाधिक होगा। तो लाल रंग का विचलन न्यूनतम, बैंगनी रंग का विचलन सर्वाधिक। तो इस प्रकार प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण याद करके जाना है, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष का बनना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण का उदाहरण है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी कोई भी प्रकाश की श्वेत प्रकाश, यहाँ लिख सकते हो आप श्वेत प्रकाश,
आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि प्रत्येक फैक्ट क्वेश्चन भी मैंने लिखा है सामने। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक 7800 एंगस्ट्रॉम, न्यूनतम होता है 3900 किसका, बैंगनी रंग का। और फिर मैंने बात की प्रकीर्णन की, तो जो सबसे नीचे उसका प्रकीर्णन अधिक और सबसे ऊपर प्रकीर्णन कम। लाल रंग का प्रकीर्णन होता ही नहीं है, तो अपने कलर में विभक्त होगी नहीं, एक ही जगह लाल दिखाई देगा, इसलिए लाल रंग का उपयोग खतरे की लाइटों आदि में किया जाता है। और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन पूरी तरह से हो जाता है, यानी बैंगनी रंग दिखाई नहीं देता है अंधेरी रातों में। और लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है और बैंगनी रंग का विचलन अधिकतम होता है। इस प्रकार हमने प्रकाश की 4 घटनाओं के बारे में अध्ययन कर लिया। तो प्रकाश से संबंधित 5वीं घटना प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश किसी खुरदरे पृष्ठ से टकराकर प्रकाश किसी खुरदरे पृष्ठ से टकराकर विभिन्न दिशाओं में विभक्त हो जाता है, इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो जब भी प्रकाश किसी खुरदरे पृष्ठ से टकराकर अलग अलग दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाता है, इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसके जो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं वो आपको याद रखने। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। खतरे के संकेत लाल क्यों बनाए जाते हैं? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था प्रकीर्णन व्युत्क्रमानुपाती होता है तरंग दैर्ध्य के। जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा। तो प्रकीर्णन है जो प्रकीर्णन 1/λ, जिसका ये अधिक होगा प्रकीर्णन, उसकी तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यदि वायुमंडल नहीं होता तो वायुमंडल कैसा दिखाई देता, वायुमंडल नहीं होता तो आकाश काला दिखाई देता। यहाँ पे क्या आएगा, आकाश का काला दिखाई देना वायुमंडल की अनुपस्थिति में, किसके कारण, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। तो आज की क्लास में हमने प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन किया है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में पढ़ा हमने, फिर वर्ण विक्षेपण के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा था प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन कर लिया है। और आगे आने वाली घटनाओं में कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन करेंगे। और फिर हमारा स्टार्ट होने वाला है लेंस और दर्पण। महत्वपूर्ण है, अगर आप इस एनवीरा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको राजस्थान पुलिस का पूरा सिलेबस फ्री में उपलब्ध करवाया जा रहा है। और आने वाले दिनों में टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवा रही है हमारी एनवीरा टीम। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, आपका सपोर्ट ही हमें कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता है। थैंक यू।